राहुल जी बजट को लेकर क्या कहेंगे? उसमें कुछ था नहीं, खोखला था। खोखला? मगर क्यों राहुल जी? ये बजट 1% आबादी का बजट है। मगर ऐसा क्यों कहते हैं? कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। अच्छा, फिर क्या कहेंगे? धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। अरे अरे रुकिए राहुल जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मोदी जी यूं ताली बजा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इस समय बजट को नंबरिंग करते हैं सारे न्यूज चैनल वाले, आपने देखा है कि नहीं कि 10 में से कितना नंबर देंगे? तो आप ये बताइए कि मोदी जी के इस बजट पर आप कितना नंबर देंगे? 35। अरे आप तो कंफ्यूज हो गए राहुल जी। अच्छा चलिए एक और सवाल पूछ लेते हैं। मोदी जी किसानों को बजट के जरिए पैसा देते हैं, वो दावा भी करते हैं। तो आप एक बात बताइए कि मोदी जी अपने बजट से, पिटारे से किसानों को हर दिन कितना रुपया देते हैं, जरा बताइए तो। हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिन के दिए। कुछ ज्यादा तो नहीं आपने कह दिया राहुल जी? सोच लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। कितना पैसा देते हैं आप बता दीजिए। किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के। दिखा आपने, ये राहुल जी के बयान है, बजट को लेकर है। ये तो खैर मैंने आपको मजाक में दिखाया, लेकिन ये बयान अलग अलग समय में दिए गए हैं। मगर जो कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मेहनत से निकाला है। काफी लंबा रिसर्च करने के बाद मैंने ये निकालने की कोशिश की है। आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि हर साल बजट को लेकर राहुल गांधी क्या सोचते हैं। और राहुल गांधी की जब बात कर रहा हूं ना, तो संकेतों में समझिए, इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो इस बजट का तो उनका नहीं आया है, कांग्रेस का लिया मैंने। लेकिन हर बजट पर जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा है वो जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक ही तरह की चीजें आप अभी ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। 2023 में क्लेम से परे रियलिटी, 2022 में जीरो बजट, 21 में 1% का बजट, 20 में खोखला बजट, फिर 3.5 रुपये का बजट। शुक्र है एक साल बचा, कोई विजन नहीं, फिर उससे पहले भी कोई विजन नहीं, और एक साल तो वो हॉलीडे पर चले गए। तो ये है उनकी स्थिति। और इसी के साथ दूसरे व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, यही दोनों चुनौती पेश कर रहे हैं। इनका दावा है, आप देखिए, इनका भी मैंने हर साल का बयान निकालने की कोशिश की। इस बार के बजट को तो केजरीवाल जी ने फिर से सौतेला बजट बता दिया है। 22 में बजट में कुछ नहीं, 21 में चंद कंपनियों का बजट, निराश करने वाला बजट, जुमला बजट, सौतेला बजट, उत्साहित करने वाला बजट नहीं, मध्यम वर्ग निराश। तो कुल मिलाकर के बजट को लेकर जो इनका विजन है और जिस तरीके से ये विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, आज उसी को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस बार के बजट में मोदी सरकार ने वो काम किया है जो अब तक भारत के बजट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो सारे फैसले मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना भी जरूरी है कि आखिर मैंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को ही लेकर इसको क्यों समेटने की कोशिश की है। क्योंकि ये मोदी सरकार का चुनाव से पहले आखिरी पूर्णकालिक बजट है, और ऐसे में आप जानते ही हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रही है। और कांग्रेस में भी कौन, अध्यक्ष नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी में ही विलीन हो गई है। उसी को प्रधानमंत्री पद का कंटेंडर बना रही है बल्कि। और दूसरी तरफ आप केजरीवाल जी में आइए तो आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है कांग्रेस के बाद जिसकी 2 राज्यों में सरकारें हैं। और केजरीवाल जी तो इन दिनों बिना मोदी जी का नाम लिए न सोते हैं न जगते हैं, तो इनको भी बताना जरूरी है। तो इन परिस्थितियों में अब आप देखिए कि मैंने ये सारा का सारा रिसर्च क्यों किया, ये सारे आंकड़े क्यों निकाले। क्योंकि आप याद कीजिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम पद के दावेदार थे, तो इस देश के जो सबसे बड़े महाज्ञानी हैं अर्थशास्त्र में, चिदम्बरम साहब जो वित्त मंत्री रहे, वो जानते हैं किस प्रकार से मोदी जी के अर्थशास्त्र को लेकर मजाक उड़ाया था। आप देख लीजिए रिपोर्ट, इसमें वो क्या कहते हैं कि मोदी जी का अर्थशास्त्र का ज्ञान इतना ही है जितना कि डाक टिकट के पीछे लिखा जा सकता है। यह है स्थिति।
अब आप समझ लीजिए। लेकिन आज जब ये प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट को मोदी सरकार ने पेश किया है, तो आप देखिए स्थिति क्या है। जैसे ही ये बजट पेश हुआ, ये सेंसेक्स झूमने लगा। अब सेंसेक्स का झूमना तो आप समझ सकते हैं ना, पिछले कई दिनों से अडानी के बहाने लोग बता रहे कि सेंसेक्स डूब रहा है। अब आम आदमी को क्या लेना देना ये वो नहीं बताते, लेकिन सेंसेक्स डूब रहा है यही बड़ी खबर थी। तो मैं आपको पहले यही दिखा रहा हूं कि सेंसेक्स झूम रहा है, और आप देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि जैसे ही यह बजट पेश किया गया, तो मध्यम वर्ग को अब तक की सबसे बड़ी राहत दी गई है। ये जो ऑक्सफोर्ड वाले अर्थशास्त्री है ना, वो उन मोदी सरकार से पहले तक 2.5 लाख में ही सिमटे हुए थे। यही नहीं बता पाए कि और कितनी रिबेट दी जा सकती है टैक्स छूट में। लेकिन देखिए 14 और ये 6-3-9 साल में, सिर्फ 9 साल के अंदर जो टैक्स छूट की सीमा है ना, वो मोदी जी ने 7 लाख कर दी। कहां 2.5 लाख, कहां 7 लाख। आप जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए, क्या इतनी महंगाई बढ़ गई क्या? जब मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब से क्या 3 गुनी महंगाई बढ़ गई? क्या 3 गुनी आमदनी बढ़ी? लेकिन देखिए जो टैक्स छूट की सीमा है वो 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। यही है मोदी सरकार की वो बातें जो पूरी दुनिया देखकर अचरज करती हैं। इस बजट में महिलाओं के लिए भी बहुत सारी यूनिक चीजें की गई हैं। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र। अब आप सोचिए महिलाएं कितनी खुश होंगी। जो मजाक उड़ाते थे ना कि महिलाओं के पैसे छीन लिए, मोदी जी सारी महिलाओं के पैसे वापस कर रहे हैं। अब जो बचत होगी ना, वो महिलाएं ही समझ पाएंगी कितनी बड़ी बचत है। हाउसिंग स्कीम को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। हर आदमी के पास अपना घर हो, और हो भी रहा है। जिस रिकॉर्ड तेजी के साथ घर बना, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। आज के दिन में जब पूरी दुनिया महंगाई से परेशान है, पड़ोस के देश में खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा है, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दे रहे हैं। आज किसी को भूखा सोना नहीं पड़ सकता है। और यही नहीं, पहली बार इस बजट में एक बहुत यूनिक चीज की गई है। देश की जो लोकल अर्थव्यवस्था है उसको ग्लोबल अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए बहुत बड़ी पहल की गई है। और ये विश्वकर्मा समाज को आर्थिक सहायता देने के लिए विश्वकर्मा पैकेज की घोषणा की गई है। और आप याद रखिए, ये जो योजना है ना, ये एकदम मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाली है। देश में जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। जितने गरीब, पीड़ित, वंचित समाज के लोग हैं, वो एकदम से इस योजना से जुड़ते ही आर्थिक समृद्धि के राह पर चल पड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से किसानों के लिए इस बजट में भी प्राथमिकता दी गई है। लेकिन जब ये बातें आपको बता रहा हूं ना, तो इन आंकड़ों तक ही आप सीमित मत रहिए, क्योंकि मोदी सरकार ऐसी सरकार नहीं है कि वो 1 फरवरी को बजट पेश करे और बाकी 364 दिन सो जाए। ये सरकार हर रोज काम करती है, हर दिन जरूरत के हिसाब से बजट पेश करती है। ये एक दिन तक सीमित नहीं रहती है। और इसी का नतीजा है दोस्तों कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया पीछे जा रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। और ये मोदी राज में ही संभव हो पाया है। अब इसके लिए आपको आंकड़े भी देखना जरूरी है। दूर क्यों जाना, मैं आपको IMF का आंकड़ा दिखाता हूं। यही तो सबसे क्रेडिबल है ना पूरी दुनिया के लिए। और ये कल परसों का ही आंकड़ा है, ये भी समझ लीजिए। इसके मुताबिक 2023 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका अनुमान जारी किया गया है। और भारत के लिए जो अनुमान है वृद्धि दर का, वो 6.1% है। यानी पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, वो भारत ही है। ये आप देख लीजिए। और इतना ही नहीं, ये 2023 की बात नहीं है। जो आंकड़े नजर आ रहे हैं या जिस तरीके का सिस्टम नजर आ रहा है, IMF ने यह भी बताया है कि 2024 में भी यही वृद्धि दर जारी रहेगा। और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है, उनके लिए बड़ी दुखदाई खबर है। उनके लिए तो ना निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा।
आजकल तो जानते हैं ना, हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर इतनी बड़ी बातें कहते हैं, जो एक सिंपल सी संस्था है रिसर्च की, जो मुनाफा कमाने वाली संस्था है। ये आईएमएफ बता रहा है कि 2024 में भारत का वृद्धि दर, विकास दर सबसे तेज रहेगा। और ये सब कब हो रहा है? जब वैश्विक मंदी पूरी दुनिया में छाई हुई है, वैश्विक मंदी से हर कोई परेशान है, तब भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। अब मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दिखा देता हूं। ये आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है। जो आईएमएफ का ही आंकड़ा है कि विश्व का वृद्धि दर और भारत का वृद्धि दर क्या है, आप देखिए। 2022 में पूरी दुनिया 3.4% की रफ्तार से आगे बढ़ी और भारत का विकास वृद्धि दर 6.8, यानी करीब करीब क्या दोगुना है ये विकास वृद्धि दर। 2023 में आइए, पूरी दुनिया के लिए 2.9%, लेकिन भारत के लिए 6.1%, यानी दोगुने से भी अधिक। ये है स्थिति। और अगले साल का भी देख लीजिए, 2024 के लिए 3.1% और भारत के लिए 6.8%। यानी साफ है दोस्तों कि भारत का जो विकास वृद्धि दर है वो पूरी दुनिया के विकास वृद्धि दर से दोगुना से भी अधिक है। यही है आज की स्थिति, जिसको विपक्ष सुनने को, समझने को कतई तैयार नहीं है। अब आपके लिए यह समझना जरूरी है कि भारत का विकास वृद्धि दर पूरी दुनिया के बनिस्पत दोगुना क्या है। आखिर ऐसी कौन सी नीति है जिसकी वजह से भारत इस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है? और इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ रिपोर्ट के हवाले से दिखाता हूं। पूरी दुनिया ने कोविड के समय जहां अपने लोगों को पैसे बांटे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नीतियां बनाई, लोगों को संभालने संवारने का काम किया। लेकिन यहां के पॉलिटिकल पंडित तो पैसा बांटने के लिए कह रहे थे। अब देखिए, पूरी दुनिया में जब कोविड के समय लोगों को पैसे बांट दिए गए तो उसका असर यह हुआ कि महंगाई बढ़ गई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और जो सप्लाई चेन है ना, माने खरीदने और बेचने का, वो बिगड़ गया पैसे बांटने की वजह से। लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रित रही, लेकिन स्थिति यही थी। अब आपको ये राहुल गांधी की रिपोर्ट देखना जरूरी है कि राहुल गांधी वो शख्सियत थे और बाकी लोग पैसे बांटने के लिए कह रहे थे। अगर सोचिए, कांग्रेस सत्ता में होती और पैसे ही बांटे होते तो क्या होता? भ्रष्टाचार तो खैर बढ़ता ही बढ़ता, देश की अर्थव्यवस्था का भी ये हाल हो गया होता। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने बहुत बड़ी योजना चलाई और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, जिससे इस देश का एक भी गरीब व्यक्ति बिना खाना खाए रात को सोया नहीं। और यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। अब इन परिस्थितियों में आपको मैं राहुल गांधी, कांग्रेस के पुराने ट्वीट्स और बयान को दिखाता हूं, फिर पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि बजट को लेकर इनका अप्रोच कैसा है, ये सरकार के कामकाज को किस प्रकार से देखते हैं, इनका देश हित से कोई लेना देना है भी या नहीं है। आप देखिए, 2023 में जब ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो कुछ आया नहीं, लेकिन कांग्रेस के इस ट्वीट को देखिए, क्या दिखाना चाहते हैं? क्लेम से परे रियलिटी, क्लेम ये, रियलिटी ये। अब आपको लगता है जो रिपोर्ट मैंने दिखाई दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में कंपैरिजन करके, ये गलत है या सही है? ट्वीट आप खुद आकलन कीजिए। 2022 में आइए, 2022 में राहुल गांधी ने सरकार के बजट को ट्वीट करते हुए कहा कि ये जीरो बजट है, किसी को कुछ नहीं मिला, सबका नाम लिया, सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास, पुअर, डिप्राइव्ड यूथ, फार्मर्स, एमएसएमईज। अब सोचिए, कहां 2.5 लाख तक की इनकम छूट और कहां 7 लाख रुपए की इनकम छूट, जरा तुलना कीजिए। और उससे पहले अगर 5 लाख में भी चले जाएंगे तब भी ये दोगुना है। अब आप 2021 में आइए, 2021 में राहुल गांधी, जैसे उसमें जीरो बोल रहे थे ना, इसमें कह रहे हैं 1% लोगों का बजट है। आप सुनिए ना ये बयान। मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। यह बजट 1% आबादी का बजट है।
और इतना ही नहीं, राहुल गांधी का एक फेवरेट डायलॉग भी है कि कुछ पूंजीपतियों के लिए काम किया जाता है। ये भी सुन लीजिए। उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया। और इसी प्रकार की बात राहुल गांधी 2020 में भी करते हैं। आप देखिए, खोखला बजट बता रहे थे। अब क्या पढ़ा क्या सुना मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए एक ही पैटर्न राहुल गांधी का। बड़ी कंफ्यूजन में है। सरकार की जो अप्रोच है वो इस बजट से दिखती है। 2.5 घंटे बाद की लॉन्गेस्ट, शायद हिस्ट्री में सबसे लंबा बजट था, मगर उसमें कुछ था नहीं, खोखला था। लेकिन 2019 में जब आप आएंगे ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। बजट पेश हो रहा था तो मोदी जी निश्चित रूप से शाबाशी दे रहे थे वित्त मंत्री को, लेकिन राहुल गांधी गाल में हाथ धर के बैठे हुए थे। और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया कि आपका जो बजट है ये तो इंसल्ट है देश के लिए। कैसे इंसल्ट है, आप इनका बयान सुनिए और वो बयान सुनकर आपको आश्चर्य होगा। पूछते थे किसानों को क्या मिला, जब किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने कैश पैसे देने शुरू कर दिए तब ये बयान देते हैं। आप सुन लीजिए। धड़ाधड़ 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 5 मिनट उन्होंने ताली बजाई। किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया। मोदी जी यूं ताली बजा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिन के दिए। किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के। अब 2018 में आइए, यहां तो जनाब से पूछते, मीडिया वाले पूछते रह गए। आप देखिए ना, कुछ नहीं जवाब दिया। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं कहा। आप देख लीजिए, चुप रहे। पता नहीं तपस्वी बने हुए होंगे जो वो बोलते हैं आजकल। और इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में जानते हैं क्या कह रहे हैं कि शुक्र है 1 साल बच गया। अब 1 साल उस समय बोले थे, इस समय भी बोले शायद, लेकिन 1 साल इनका कब खत्म होगा ये तो कोई नहीं जानता है। और अब आपको मैं इससे पीछे 1 साल और लेकर चलता हूं। 2017 में आप देखिए, यहां पर राहुल गांधी फिर उसी तरह की बात कह रहे हैं कि कोई विजन नहीं। आप सुनिए, एक छोटा सा बयान सुनिए। We were expecting some fireworks. We got a bit of a damp squib. देख रहे हैं ना। इसके बाद ये बोलते हैं कि सरकार ने गरीबों को मार दिया। ये भी सुन लीजिए। डिमोनेटाइजेशन के बाद झटका सरकार ने गरीबों को मारा। फिर राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। ये भी सुनिए। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। और जब राहुल गांधी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो पता है क्या कहते हैं कि जेटली जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, शेरो शायरी की, लेकिन कुछ है नहीं। ये भी सुन लीजिए। शेर शायरी की जेटली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है उसका। अब आप 2016 में आइए। इसमें भी राहुल गांधी वैसा ही आरोप लगाते हैं कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। देख लीजिए दोनों ट्वीट, और यही सेम आरोप। कुछ नहीं है नया, कुछ बजट में पढ़ा नहीं, क्या दिया क्या नहीं दिया, कुछ स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ विजन नहीं है। और जब 2015 का मैंने सर्च किया दोस्तों, तो पता चला कि राहुल गांधी बजट के लिए तो उपस्थित ही नहीं थे, बजट हॉलिडे पर चले गए। रिपोर्ट देखिए तो ये है राहुल गांधी की स्थिति, ये है राहुल गांधी का अर्थशास्त्र वाला ज्ञान। अब मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी पर लेकर चलता हूं। देखिए, बजट पेश होते ही इन्होंने सीधे इल्जाम लगाते हुए यह बता दिया कि दिल्ली के साथ सौतेला बर्ताव किया गया है, और यही पैटर्न आपको आगे भी दिखेगा। 2022 में कह रहे हैं बजट में कुछ नहीं है। बजट से लोगों को बड़ी उम्मीद थी कोरोना काल में, लेकिन लोगों को मायूस किया। महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं। अब आपको तो मैं रिपोर्ट दिखा चुका हूं कि दुनिया के बनिस्पत भारत की क्या स्थिति है। महंगाई ले लीजिए, विकास दर ले लीजिए। केजरीवाल जी अब बोलेंगे कि अच्छा हो गया। 2021 में आइए, चंद कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है, आम लोगों के लिए है ही नहीं, आम लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, ये कह रहे हैं। 2020 में आइए, निराश करने वाला बजट। अब आप सोचिए, निराश करने वाला बजट ये बता रहे हैं। दिल्ली को बजट से बड़ी उम्मीदें थी, सौतेला व्यवहार हुआ। 2019 में आइए तो जनाब जुमला बजट बता रहे हैं, फाइनल जुमला ऑफ मोदी गवर्नमेंट।
जैसे राहुल गांधी बोल रहे थे ना, शुक्र है 1 साल बचा, तो ये भी बता रहे हैं कि फाइनल जुमला बजट है। अब तो केजरीवाल जी एकदम महामहिम बन जाएंगे, सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही बैठेंगे। और जब लोकसभा चुनाव आता है ना, तो दिन भर रात भर ये गाली देते हैं, और जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव आता है ना, चुप हो जाते हैं। मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? ये है केजरीवाल की स्थिति। इस पर तो मैं अलग से भी कभी वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद फिर आइए 2018 में सौतेला बजट बता रहे हैं। आप पैटर्न देखने की कोशिश कीजिए। इससे पहले 2000 एक पहले भी मैंने आपको अभी दिखाया कि उसमें भी इन्होंने सौतेला बजट बताया, और हाँ 2020 में, और फिर 2018 में भी ये सौतेला बजट बता रहे हैं। फिर 2017 में उत्साहित करने वाला बजट नहीं, फिर 2016 में मध्यम वर्ग निराश। तो अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल जी बताएंगे कि इस बजट में मध्यम वर्ग का इतना बड़ा ध्यान रखा गया जो आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ। मध्यम वर्ग, गरीब, पीड़ित, वंचित, विश्वकर्मा समाज के लिए इतनी बड़ी पहल। लेकिन आप याद रखिए, चाहे केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, जो इस समय मोदी को सबसे बड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि वही सारी सबसे बड़ी चुनौती देंगे, क्या इस बजट में एक शब्द भी ये बता सकते हैं कि क्या अच्छा हुआ है? साथियों, जब दुनिया इकोनॉमी की ABCD भी नहीं जानती थी, उस समय भी चाणक्य का अर्थशास्त्र और इसी के जरिए राजसत्ता की ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के जरिए ही राजसत्ता को चलाकर दिखाया था। जनता खुशहाल थी और आज भी वही नीतियां कारगर हैं, प्रासंगिक हैं। लेकिन अब परिस्थितियों को देखिए। कोविड काल में जब पश्चिमी अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है, उस समय भी मोदी की अर्थनीति जो यहां की संस्कृति में रची बसी हुई है, वो सबसे अधिक कारगर है। और यही वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। और यही बात इस देश के विपक्ष को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फेसबुक के दर्शकों से भी यही निवेदन है कि आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।